हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। चलो जी, तो मॉड्यूल डिस्कस होगा। फटाफट से मॉड्यूल निकालो, निकालो मॉड्यूल। हाँ जी बेटा, चलो स्टार्ट करें। आज सिर्फ मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, रेस हम अगले लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है ना। लाओ भाई मॉड्यूल दो। मॉड्यूल तो मेरे पास ही सॉरी है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 15, 16, 17। एग्जाम्पल 15, 16, 17 कौन सा? 15 क्लास में हो गया कल ये। 15, 16, 17 इनमें से मैक्सिमम आई थिंक क्लास में हो गए हैं। हाँ, 17 में क्या? कौन सा? क्या काउंट नहीं किया बता। एक मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट।
हाँ बेटा, चलो आ जाओ बिग द बॉक्स 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 10 और 11 ये छोड़ देना, ये मैंने जल्दबाजी में दे दिया आप लोगों को, ये हुए भी नहीं होंगे आप लोगों से। 2, 10 एंड 11 ये तीनों क्वेश्चंस, ठीक है ना, 2, 10 एंड 11। ये तो बोल रहा हूँ 2, 10 एंड 11। अच्छा तूने पूरा ही छोड़ दिया, वो तो और महान है। क्या? नहीं नहीं, मंडे को करते हैं, बाकी तो हो ही जाएंगे ना, तू नहीं करके लाया तो ऐसे बोल। खैर हाँ, बाकी के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बातें नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Is it possible to have flux associated with an imaginary closed surface to be zero even when electric field on the surface is non-zero? Yes, possible है। देखो ना यार, सामने देखो, ये गॉसियन सरफेस मैंने बनाया, एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया और एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया। सोचो नेट चार्ज एनक्लोज कितना है? 0, तो फ्लक्स तो होगा नहीं, अरे फ्लक्स तो होगा नहीं। अब रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो सोचो किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, जैसे मान लो मैं यहां देखता हूं, तो यहाँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अवे। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? टूवर्ड्स। तो क्या जीरो हुआ? क्या ये जीरो होने के लिए इक्वल एंड अपोजिट, ऐसा आपको थ्रू आउट द सर्फेस कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप कहीं पर भी जाके ट्राई कर लो, यहां देख लो, यहां देखोगे तो अवे टूवर्ड्स नेट ये आ रहा है, यहां देखोगे तो अवे टूवर्ड्स नेट ये आ रहा है, कहीं पर भी जाके देखो आप, हर पॉइंट पर आपको फील्ड क्या मिलेगी? नॉन जीरो। इस अरेंजमेंट को एक्चुअली नाम दिया जाता है डाइपोल। क्या नाम दिया जाता है? डाइपोल। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के अरेंजमेंट को क्या नाम देते हैं? डाइपोल। तो अगर हम डाइपोल रख दें तो नेट फ्लक्स जीरो है बट स्टिल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो। क्लियर है? ओके, देन आ जाइए एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 35। कल क्लास में हो गया भाई ये, बस तो फिर अब कॉपी देख तू। 37, 38, 39, 39। 39 आसान है। अगर आप ध्यान से देखें तो सिलेंडर के अंदर जो तार है उसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100। अब इसने से कहा है कि 1 सेंटीमीटर पे क्यू चार्ज है इस तार के, तो सोच 1 सेंटीमीटर पे क्यू चार्ज है तो 100 सेंटीमीटर पे कितना? 100 क्यू। 100 क्यू हो गया ना, तो चार्ज एनक्लोज कितना हुआ? 100 क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट्स द आंसर। ठीक है, 40 कौन सा? क्या बताया तो सही है भाई, क्या बताया? लिखा डाओ, बता क्या बताया मैंने, क्या बताया? बता, डांस थोड़े चल रहा है कि रिपीट करें। अब बता क्या बताया मैंने, कहां पे, कौन सा वाला पूछ रहा है? कौन सा पूछ रहा है? 40 में। बता क्या दिक्कत है? कौन सा ऑप्शन? नंबर ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जीरो। इसमें पढ़ ऊपर क्या लिखा हुआ है? नेट चार्ज एनक्लोज जीरो है। कल मैंने क्या सिखाया था कि चार्ज एनक्लोज ही है जो फ्लक्स देता है। अगर चार्ज एनक्लोज जीरो तो फ्लक्स जीरो। फ्लक्स जीरो का मतलब क्या होता है? जितनी फील्ड लाइन आई उतनी गई। अब बता क्या सिखाऊं उसके अंदर में? इतना गला फाड़ फाड़ के सिखा चुका हूं ना पहले एक बार। डांस थोड़ी है कोई यहाँ पे बैली डांस चल रहा है बोला सर रिपीट करो। हाँ बैठो, जेन्युइन डाउट हो तो ही पूछो। 42 देखो, आपको बोल रहा है इनकमिंग फ्लक्स एंड आउटगोइंग फ्लक्स है 5 1 एंड 5 2। इनकमिंग नेगेटिव होता है, आउटगोइंग क्या होता है? पॉजिटिव। नेट फ्लक्स कितना? जीरो नहीं है, नेट फ्लक्स क्या होगा? 5 2 माइनस 5 1, यही होगा। 5 2 माइनस 5 1 इज द नेट फ्लक्स। अच्छा 5 2 माइनस 5 1 अगर नेट फ्लक्स है तो इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर दो, क्यू एनक्लोज आ गया। 43, 44, 45। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा सिंपल है देखो। 4 45 देखो भाई, एक बार 45 भी रह गया पीछे। हाँ भाई ले खड़ा हो।
खड़ा हो। क्लास आया था कल? हाँ, कॉपी खोल तेरी। उसमें तीसरे नंबर का सवाल निकाल, फ्लक्स वाला जो कल किया था ना हमने। फ्लक्स के वेरी फर्स्ट क्वेश्चंस कराए थे ना मैंने, जो ग्लास वाला कराया था, हेमिस्फीयर वाला कराया था, फिर एक स्क्वायर फेस वाला कराया था। कॉपी में है सवाल की? है, दिख रहा है वो? दिख गया? आ गया? घर जाके कॉपी नहीं पढ़ता क्या? पढ़ता है? कॉपी तेरे पे पड़ जाती है, तू कॉपी पे पड़ जाता है? बैठ जा बुड़बक। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4, चलो बात नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आसान है। एक सिलेंडर है, अरे डिस्कस करना है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर तुमने चार्ज रखा है। क्या रखा है? चार्ज। अब जरा सोचो, पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो जाएगा नहीं जाएगा? क्या वो फ्लक्स अलग अलग तरह के सरफेस में से जा रहे हैं? कर्व भी है और फ्लैट भी है। बोलो है कि नहीं है? फ्लैट कितने हैं? 2। तो मैं क्या लिखूंगा कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट वास्तविकता में किसके बराबर है? फ्लक्स पासिंग थ्रू द फ्लैट सरफेस। कितने? 2। और कर्व कितना? 1। बोलो सही है? कर्व के फ्लक्स का वैल्यू कितना है? 5। इसको उधर लेकर आ जा। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 5 इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस ऑफ 5 ऑफ फ्लैट। तो 2 का इधर डिवाइड कर दे, तो दिस इज द 5 ऑफ फ्लैट। आया समझ में? फ्लैट का तो पूछा है आप लोगों से, तो इस तरह से आ जाएगा। 4 के बाद 11, 11, 32, 32, एक 15 में रह गया। 15, 15 एंड 32। वो डाइपोल वाला हो गया, अभी बताया था मैंने। डाइपोल का क्यू नेट क्या होता है? 0। तो हिसाब से आंसर विल बी व्हाट? 0। ओके, चलो जी आ जाओ। कॉपी निकालो। कल कहां तक पढ़ लिया था हमने? सिलेंडर वाला क्वेश्चन हो गया था लास्ट, है ना? ओके ओके। हेडिंग लिखो चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी। हेडिंग लिखो बेटा चार्ज डेंसिटी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं चार्ज डेंसिटी। वो अपने जो रेस 1 की 3 सवाल बाकी बच रहे थे ना, वो आज पढ़ाएंगे, इससे हो जाएंगे। ओके, चलिए समझते हैं व्हाट इज चार्ज डेंसिटी। अच्छा बताओ कितने तरह की होती है चार्ज डेंसिटी? हमारी चर्चा हो चुकी है एक बार पहले। एक होता है लीनियर, एक सरफेस और एक वॉल्यूम। शुरू करो सबसे पहले लीनियर से। लीनियर चार्ज डेंसिटी, आप बाहर से जाके करके आ जाओ, स्विच अपने हाथ में ही है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज, सारी बंद कर देना पंखे। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी में इसका सिंबल बताओ क्या होता है? लैम्डा। लिख लो लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या है? लैम्डा। फिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लिख लो चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। कौन से पंखे बंद कर गया है? अच्छा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अच्छा इसकी यूनिट बोलो, यूनिट बोलो, यूनिट बोलो। कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर। अच्छा बताओ इसे कहां यूज किया जाएगा? 1D बॉडी में, 2D में, 3D में? या फिर अपन ऐसा कहते हैं कि वहां यूज करेंगे जहां पे दिया गया चार्ज कहां जाता हो? लेंथ। सोचो, एग्जांपल्स बताओ इसके। वायर, रॉड, रिंग। क्या रिंग को दिया गया चार्ज भी उसके उसकी पेरीफेरी पे जाएगा? रिंग को दिया गया चार्ज कहां जाएगा? पेरीफेरी पे। उसके पास है क्या और? उसके पास लेंथ ही तो है सिर्फ एक। अरे बोलो, एग्जांपल्स लिखो, एग्जांपल्स लिखो इसके। रॉड,
रॉड, वायर, रॉड, वायर एंड रिंग, रॉड, वायर एंड रिंग, ये इसके पॉसिबल एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी कुछ आ जाए तो आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। ओके, अब देखिए लेमडा को, वैसे लेमडा से तो आप काफी फेमिलियर हो, लेमडा के अपन ने काफी सारे सवाल कर भी लिए हैं, बट स्टिल लेमडा होता क्या है, चार्ज अपॉन लेंथ, ये तो होता है। लेकिन नॉर्मली अगर आपको इससे प्रॉपरली मतलब दिखाना हो, मतलब प्रॉपर डेफिनेशन से अगर हम चले, तो हम कभी भी डायरेक्टली चार्ज अपॉन लेंथ ना लिख के dq बाई dl लिखते हैं। पूरे वायर के लिए कभी नहीं लिखते, हम हमेशा किसके लिए लिखते हैं, एलिमेंट के लिए। किसके लिखते हैं, एलिमेंट्री पार्ट के लिए, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं रहता है कि वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। ओके, तो लेमडा लिखने का बेसिक तरीका क्या है, dq बाय dl। तो सोच यहां से dq बराबर क्या होगा, लेमडा dl, और अगर नेट चार्ज निकाल लो तो क्या करेगा, इंटीग्रेशन। देखिए मैक्सिमम सवाल जो चार्ज डेंसिटी पे बनते हैं उनमें कभी आपको जो भी पूछा जाएगा, एग्जामिनर जो भी पूछेगा उसमें आपसे चार्ज पूछेगा। वो क्या कहेगा, जैसे मार्कर है, मार्कर को मैंने कोई चार्ज डेंसिटी के साथ नाम दे दिया, भाई इसकी कोई चार्ज डेंसिटी है, और मैं आपसे पूछूंगा बताओ उसमें नेट चार्ज कितना है। ऐसा सरफेस के साथ भी होता है, मैंने कह दूंगा कि भाई ये एक सरफेस है, इसको मैंने चार्ज दिया है, इसकी चार्ज डेंसिटी इतनी है, तो बताओ उसका नेट चार्ज कितना है। आर यू गेटिंग इट। तो सवाल किस चीज में बनते हैं, चार्ज कैलकुलेट करने में, कि कैलकुलेट द चार्ज, कैलकुलेट द चार्ज, हम चार्ज कैलकुलेट करना ही सीखेंगे। तो नेट चार्ज निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसे इंटीग्रेट करोगे, क्या करोगे, इंटीग्रेट। अब यहां से आगे से आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, वो ये है कि लेमडा या तो यूनिफॉर्म हो सकता है या क्या हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म। क्या क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेरिएबल। समझ रहे हो, जैसे कि मान मैंने कहा लेमडा है 2 कूलाम पर मीटर, क्या है बोलो, 2 कूलाम पर मीटर, इसका मतलब क्या है, 1 मीटर पे कितना चार्ज है, 2, और ये फिक्स है, तो इसे क्या कहोगे, कांस्टेंट। क्या कहोगे, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। आर यू गेटिंग मी। लेकिन अगर इसी की जगह मैं लिख देता कि लेमडा कितना है, मान लो 2x कूलाम पर मीटर, तो क्या अब x आ गए साथ में, और ये अननोन है तो क्या हो गया, ये वेरिएबल आया। तो जब भी वेरिएबल होगा तो वो किसी न किसी फंक्शन के फॉर्मेट में होगा, किसके फॉर्मेट में होगा, फंक्शन के फॉर्मेट में। बोलो समझ में आता है। चलो तो इतनी बात तो अपने पास ये हुई, ठीक है। अब सोच अगर मैं इसमें आगे प्रोसीड करूं, अब लेमडा कैसा बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म। अगर लेमडा यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में रहेगा या बाहर आ जाएगा, तो बता क्यूनेट किसके बराबर होगा, लेमडा इंटू एल, क्योंकि इंटीग्रेशन डीएल क्या देगा, लेंथ, तो ये हो गया क्यूनेट इज इक्वल टू लेमडा एल। तो लेमडा बराबर क्या आ गया, क्यूनेट बाय एल। अब सोचो आपने अधिकतर सवाल जो भी किए, क्या उनमें लेमडा ऐसे निकालते थे आप लोग, क्यों निकालते थे, क्योंकि वो कैसा होता था, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म के केस में आपके पास आजादी है, आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ देखो, अब लेमडा यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, तो कैसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल पाओगे, क्या नहीं निकाल पाओगे, तो आप यहाँ पे हमेशा क्यूनेट को क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा डीएल। अब उसमें कोई ना कोई लिमिट दे देगा, उससे आप अपना काम करते रहो, सॉल्व कर लो। अब इसमें देखो क्या सीखने की बात है, सुनो, लेमडा का इंटीग्रेशन कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में, एल के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब लेमडा इज द फंक्शन ऑफ एल, क्योंकि हम ये जानते हैं कि x का इंटीग्रेशन हमेशा किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, x, मतलब x के साथ क्या आता है, dx, y के साथ क्या आता है, dy, z के साथ क्या आता है, z, यही तो होता है। क्या कभी तुमने इसे देखा है कि x के साथ dy आ जाएगा, नहीं आएगा, चलेगा ही नहीं, काम ही नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर आप यहां पर लेमडा के साथ l देख रहे हो, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है कि लेमडा इज ए फंक्शन ऑफ l। अब जरूरी तो नहीं कि हर कोई लेंथ को l से ही दिखाए, कोई x से भी दिखा सकता है, कोई y से भी दिखा सकता है, और कोई z से भी दिखा सकता है। इसका मतलब इस जरूरी नहीं कि हमेशा यहाँ पे l आए, यहाँ पे dx भी आ सकता है, dy भी आ सकता है, और dz भी आ सकता है। मान लिया अगर मैं इसको लिखता लेमडा dx, इसका मतलब लेमडा इज ए फंक्शन ऑफ x। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ऐसा मान मैं तुझे देता कि किसी तार पे लेमडा है, लेमडा नॉट वाई स्क्वायर, तो जब तू यहाँ पे लेमडा का वैल्यू पुट करता तो उसके साथ में डीएल लिखता, क्या फिर क्या लिखता, dy। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कौन डिसाइड करता है, फंक्शन। कौन डिसाइड करेगा, अगर y में है dy, z में है dz, x में है dx। नहीं आया, आ गया। चलो जी, तो इसे नोट कर लो, फिर और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सिग्मा के साथ भी ऐसा है, रो के साथ भी है, तो फटाफट से लिख लो। आज ये एसी चालू नहीं करवाएगा तुमने, तुम्हारे पास तो सुविधाएं हैं, तुम्हें क्या किसी की जरूरत है, कोई आया और चालू करे।
आत्मनिर्भर हो तुम तो। चालू करवाऊं क्या वो ऐसी? अब लिखो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये वाला ये वाला। कितना टेम्परेचर कर रखा है भैया? मैं एक काम करो आप ना 23 पे कर दो इसको, 23 पे कर दो, सारे 23 पे कर दो। ये सारे ही कर दो सारे। हाँ, सबको चालू करके बंद कर दो, 23 पे हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ऐसा इनके साथ भी कर दीजिए, है ना, चालू करके बंद कर दो इनको भी आप। हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये रिमोट भी यहीं छोड़ जाइए, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं देख लूंगा ना, छोड़ दो इस रिमोट कहीं पर। हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका सिंबल क्या होता है? सिग्मा, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? चार्ज पर यूनिट एरिया, लिखो चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया लिखा। इसकी यूनिट, हाँ, कूलम पर मीटर स्क्वायर, लिख लो कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, लिख लिया। अच्छा बताओ ये किसके इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? हाँ, और प्लेट, डिस्क हो जाएगा, प्लेट हो जाएगा, शीट हो जाएगा। शीट होएगा कि नहीं होएगा? अच्छा जरा बताओ, हॉलो स्फीयर का एग्जांपल है क्या? हॉलो स्फीयर, क्यों हॉलो स्फीयर क्यों नहीं हो सकता? सोचो जरा ध्यान से, पहले हॉलो स्फीयर होगा कि नहीं होगा, फिर आंसर दो। अरे पहले सोच ले। हॉलो स्फीयर का अगर तू चार्ज देगा तो अंदर से तो खाली है वो, अंदर से तो खाली है ना, चार्ज जाएगा कहाँ? सरफेस पे जाएगा। और अगर सरफेस पे चार्ज जा रहा है तो उसका मतलब क्या डिफाइन होगा? सिग्मा। आया कि नहीं आया? तो हॉलो स्फीयर भी हो सकता है, हॉलो सिलेंडर भी हो सकता है, और हॉलो क्यूब भी इसका एग्जांपल हो सकता है। तो लिखो वन बाय वन एग्जांपल्स लिखो। शीट, लिखो शीट, प्लेट, शीट, प्लेट, डिस्क, शीट, प्लेट, डिस्क, देन हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के अंदर सब आ गया, हॉलो स्फीयर में सब आ गया, जैसे हॉलो क्यूब भी आ गया उसी में, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे वो हॉलो क्यूब भी आ गया उसी में, और हॉलो सिलेंडर भी आ गया। और एक और ऐड कर लो उसमें, ऑल ऑल कंडक्टिंग बॉडीज, ऑल कंडक्टिंग बॉडीज। कंडक्टर्स की ये प्रॉपर्टी होती है बेटा कि अगर हम उसे कोई चार्ज देते हैं ना, वो चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे जाता है। अब क्यों जाता है वो जब आएगा कंडक्टर तब सीखेंगे, ओके, ठीक है जी। अब इसके बाद इसके बारे में लिखते हैं। अब बताओ सिग्मा को क्या लिखा जाएगा? डी क्यू बाय डी है,
सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, डी क्यू बाय डी ए। अब कभी कभार यहाँ पे डीए भी आ जाता है, डीएस भी आ जाता है, तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ किसे रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। अब जरा बताओ डी क्यू बराबर आप क्या लिखोगे, सिग्मा डी ए। क्या लिखोगे बोलो, सिग्मा डी ए। नेट निकालने के लिए क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। बताओ सिग्मा कितने तरह का हो सकता है, दो, एक तो यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। बोलो सही है। अगर यूनिफॉर्म होगा तो क्या इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अगर बाहर आ गया तो अंदर क्या बच जाएगा, डीए, डीए का इंटीग्रेशन ए। बोलो क्लियर है क्या। सिमिलरली यहां आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डीए। अब बताओ डीए क्या है, एरिया किसका, पूरी बॉडी का या एलिमेंट का, एलिमेंट का। क्लियर है, नोट कर लो। हो गया। इसके बाद लास्ट नंबर किसका आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लिखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बताते जाओ भाई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल रो। क्या हो गया, रो। अगला पॉइंट इसमें इसकी डेफिनेशन, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। लिखते जाओ लिखते जाओ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देन इसके बाद इसके एग्जांपल्स बोलो, ऐसा की यूनिट बोलो, यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब। लिख लो कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब, लिख लिया। देन एग्जांपल बताओ इसके, सॉलिड या हॉलो, हॉलो तो हो नहीं सकता, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, तो ऑल नॉन कंडक्टिंग बॉडीज या ऑल सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडीज। ठीक है, लिख लो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडीज। इसके एग्जांपल्स में लिख लो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडीज, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडीज। अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडीज में क्या क्या आ सकता है, स्फीयर आ सकता है, सिलेंडर आ सकता है, आ सकता है नहीं आ सकता, क्यूब आ सकता है। तो लिख लो एग्जांपल में और भी लिख लो, स्फीयर, स्फीयर सिलेंडर क्यूब, स्फीयर सिलेंडर क्यूब आ सकता है ना। अब ये लिख लो, क्या चीज, हॉलो तो पहले आ गया ना। अरे तो चार्ज भी तो जाना चाहिए ना उस पे, उसमें चार्ज कैसे जाएगा, अंदर खाली है ना वो, हवा में थोड़ी चार्ज रुकेगा। अरे सर तो सीख गए, तू सीख। यहाँ भी रो आएगा। थिन वायर होते हैं, वो सिलेंडर में आता है। फिर जब हम वायर बोलते हैं ना, थिन वायर होते हैं वो बाय डिफॉल्ट। हाँ, हो गया बेटा। चलो अब शुरुआत करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की, ताकि कुछ आइडिया लगे अपने को। ओके, नोट कर लिया, चलो न्यूमेरिकल लिखो।
लिखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, ए थिन वायर of length 2L, a thin wire of length 2L is charged. A thin wire of length 2L is charged by charge density. Is charged by charge density. Is charged by charge density. Lambda is equal to lambda is equal to lambda naught. Lambda is equal to lambda naught x square. Lambda is equal to lambda naught x square. Where lambda naught is a positive constant, where lambda naught is a positive constant, and x, lambda naught is what? A positive constant, and x is measured. X is measured from one end of wire. X is measured from one end of wire. Then find net charge on wire. Then find net charge on wire. ठीक है, सवाल को पढ़ के बताओ तार की लंबाई कितनी बोली है मैंने? 2L। अगर ये वाला सिरा x बराबर 0 का है तो ये वाला सिरा x बराबर 2L का। लैम्डा बराबर क्या दिया मैंने? लैम्डा नॉट x स्क्वायर। अब जरा सोच के बता, क्या ये x का फंक्शन है? सोच, अगर मैं इसमें x बराबर 0 पुट करूंगा तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? 0। मतलब शुरू में तो कोई चार्ज है ही नहीं। फिर जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा क्या लैम्डा बढ़ता जाएगा? सोच, x का वैल्यू जब 12 रख देगा तो क्या सबसे ज्यादा वैल्यू आएगा लैम्डा का? इसका मतलब सबसे कम चार्ज कहां? 0 पर, और सबसे ज्यादा कहां? तो कैसे यूनिफॉर्म कहोगे या नॉन यूनिफॉर्म? ये तो कंफर्म हो गया कि नॉन यूनिफॉर्म है। अब ये जो लैम्डा है वो किसके साथ चेंज हो रहा है? x के साथ। तो अगर तुझे कुछ एलिमेंट मानना है तो क्या वो तू x के साथ ही मानेगा? तो देख कैसे एलिमेंट माना जाता है, ध्यान से देखना बेटा। आप x पे जाओ और dx का एलिमेंट मानो, ऐसे तो करते हो आप एलिमेंट के अंदर। तो x पे जाके dx का एक एलिमेंट मान लिया। पता है इस एलिमेंट का चार्ज कितना होगा? dq। अरे क्या होगा? dq। dq लिखे? पता है dq बराबर मैंने लैम्डा में क्या लिखना सिखाया तुझे? लैम्डा dl, ये लिखना सिखाया। लेकिन सोच यहाँ पे l आएगा क्या? क्या आएगा? क्या मैंने सिखाया तेरे को कि यहाँ पर क्या आएगा? ये डिसाइड करेगा। x है तो क्या आएगा? x, y है तो y, z है तो z। तो क्या लिखो यहाँ पे? लैम्डा dx। सही है? बता लैम्डा का वैल्यू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर dx। बोलो सही है? बहुत अच्छी बात। अब नेट चार्ज निकालने के लिए क्या करेगा? करना आता है? क्या बाहर ले लू? लैम्डा नॉट, अंदर क्या गया? dx। लिमिट 0 से 2L कर सकता है क्या? एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x एक्स क्यूब बाय 3। इंटीग्रेशन में तो यही होता है। लिमिट 0 से 2L, बता 2L का क्यूब हो जाएगा, क्या आएगा? 8। आंसर बोलो, 8 लैम्डा नॉट L क्यूब बाय 3। ये आ गया आंसर। बोलो आया? नोट करो, फिर एक और करते हैं। अब थोड़ी लग रही पीछे गर्मी? हाँ जी बेटा, हो गया। एक और करें? देखो
फटाफट नोट करो इसको, अगला करें। इस सेमी सर्कुलर रिंग लिख भाई लिख फटाफट, पहले सवाल लिख ले फिर इसको नोट करता रहना, कहीं जा रही है तुम। इस सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर, इस सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर, इस सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर is charged, is charged, is charged by charge density, is charged by charge density lambda is equal to, lambda is equal to lambda naught, lambda is equal to lambda naught, lambda is equal to lambda naught cos square theta, lambda is equal to lambda naught cos square theta, where lambda naught is a positive constant, lambda naught is a positive constant, lambda naught is a positive constant, and theta is measured from one end, theta is measured from one end, किसी एक सिरे से मेजर किया जाएगा। ओके, देन फाइंड नेट चार्ज ऑन सेमी सर्कुलर रिंग, देन फाइंड नेट चार्ज ऑन सेमी सर्कुलर रिंग। करोगे ट्राई? करो फटाफट करो। करो, देखते हैं, एक साथ देखेंगे। अच्छा सवाल है लेकिन ये याद रखना, ठीक है। चलो देखें, देखना बेटा, ये अच्छा सवाल है ये। स्टार्ट करें। ये एक सेमी सर्कुलर रिंग दी गई है, इसकी रेडियस कितनी है? आर, और आपको लेमडा क्या दिया गया है? लेमडा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिया गया है। थीटा यहां से मेजर किया गया मान ले, तो यहां का थीटा कितना? 0, यहां का थीटा 180 मतलब पाई कह सकता हूं। बहुत अच्छी बात है। अब जरा सोच के बता, थीटा बदलने पर लेमडा बदल रहा है? चल वैल्यू चेक करके देखते हैं कि सच में बदल भी रहा है कि नहीं बदल रहा। बता, थीटा बराबर 0 पर कॉस 0, कॉस 0, आवाज दे, कॉस 0, 1 का स्क्वायर 1, लेमडा से लेमडा नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, लेमडा नॉट कितना, अच्छा यहां निकालो, cos 180 क्या होता है, -1 का स्क्वायर 1, तो यहां भी चार्ज डेंसिटी लेमडा नॉट, तो क्या कांस्टेंट है क्या, नो, बीच में सोचो, सोचो 90 डिग्री में सोचो, cos 90 कितना 0, cos 90 कितना, इसका मतलब थीटा चेंज होने के साथ चेंज तो हो रहा ही है, यहां मैक्सिमम, यहां 0, फिर मैक्सिमम, तो सोच पहले घटा फिर बढ़ा, नहीं आया, चार्ज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, इसका मतलब ये वेरिएबल तो है, ये क्या है, वेरिएबल तो है, और इसे वेरी करने वाला फैक्टर कौन है, एक्स है क्या, थीटा है, तो इस बार तुझे डी थीटा चाहिए, अब वो तू कैसे लाएगा वो भी सिखाऊंगा, चल सोच, क्या जब, अच्छा अभी इससे पहले वाले सवाल में तुमने एलिमेंट कैसे माना था, एक्स पे जाके डीएक्स का, क्योंकि चीज बदल रही थी एक्स के साथ, एक्स के रेस्पेक्ट में, अब यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में बदल रही है, थीटा, तो एलिमेंट कैसे मानेंगे, थीटा पे जाके डी थीटा का, यार बोलो ना, तो थीटा पे जाके आपने डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट माना, इसकी लंबाई कितनी डीएल, चार्ज कितना डी क्यू, अरे बोल, डी क्यू बराबर क्या लिखेगा, लेमडा डीएल, ये सिखाया तेरे को, और यही सिखाया तेरे को, लेमडा का वैल्यू पुट कर, तो लेमडा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा डीएल, बोलो सही है, अब सोच थीटा के साथ तो क्या आना चाहिए था ना, डी थीटा, लेकिन यहां क्या है डीएल, तो क्या डीएल को हटा के सीधे डी थीटा लिख दूं, ये गलत होता है, डीएल को डीएक्स कर सकते हो क्योंकि वो लेंथ से लेंथ है, लेकिन लेंथ को एंगल नहीं बना सकते आप सीधे, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, सुना है, तो आर्क इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल इंटू रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस के हिसाब से सोच, ये बनेगा नहीं बनेगा, दिस इज व्हाट आर्क, दिस इज व्हाट एंगल, एंड दिस इज व्हाट रेडियस, बोलो, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क इंटू, मतलब सॉरी एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, उससे अपन ने बना दिया, तो डीएल का वैल्यू पुट कर दो, अब हो जाएगा सॉल्व, तो डी क्यू बराबर क्या लिखूं बता मैं, लैम्डा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो बोलो बोलो, आर डी थीटा, क्यू नेट निकालूं, क्यू नेट बराबर क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्या है कांस्टेंट, लैम्डा नॉट, ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से पाई, अब करें इंटीग्रेशन, अच्छा कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन, कॉसेक स्क्वायर, हाँ क्या होगा, साइन स्क्वायर, हाई फाई लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ रखी तुमने तो, कहां से पढ़ ली इतनी हाई फाई, कभी कभी तुमने साइन या कॉस के ऊपर की इंटीग्रेशन पढ़ी भी है क्या, तुमने सिर्फ साइन का इंटीग्रेशन पढ़ा है और तुमने सिर्फ कॉस का पढ़ा है, कभी साइन स्क्वायर का और कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, क्योंकि डायरेक्ट होता ही नहीं है, तुमने पढ़ कहां से लिया, सॉल्व भी कर दिया, बोलो यार इतने ज्ञानी बच्चे हैं, क्या रिलेशन पढ़ा है तूने कभी, याद रखो कभी भी कॉस की सिंगल पावर या साइन की सिंगल पावर का इंटीग्रेशन किया जाएगा, कॉस की डबल पावर का या साइन की डबल पावर का इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है, तुम कहां से कर देते हो, इतना दिमाग लाते कहां से हो तुम यार, हाँ मतलब जन्म जाति इतना तेज दिमाग है या फिर अभी हुआ है कुछ दिनों में, कोरोना कोरोना काल में हो गया क्या, हाँ बोले सर जब से आए हैं तब से यही दिमाग है हमारे पास में, अनयूज्ड, सामने देखो भाई cos 2 थीटा बराबर, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, अब आप इसकी जगह ये रखो, क्योंकि देखो सिंगल पावर से आप किस में आ गए, सॉरी डबल पावर से किस में आ गए, सिंगल पावर से, ऐसे करना होता है कन्वर्ट, ठीक है, चलो कर दे, तो लेमडा नॉट आर 2 बाहर ले लू मैं, अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, इसका तो आता है अपने को, चलो करते हैं, लेमडा नॉट आर बाहर 2 बाहर, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेगा तो क्या 1 के साथ डी थीटा आ जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा थीटा, तो चलो यहां तो कितना लिख दो थीटा, फिर कॉस 2 थीटा का, अब ये भी गाड़ी अटक गई वापस, कॉस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी पढ़ाएगा आप लोगों ने, कॉस ओमेगा टी का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, सॉरी इंटीग्रेशन करोगे, तो साइन
ओमेगा टी अपॉन ओमेगा होता है। और अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये ओमेगा डिवाइड भी नहीं जाता, मल्टीप्लीकेशन में आता है। अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स वीक है ना, तो आपको इस बात को कमिट कर लेना चाहिए कि वीक है और घर जाके पढ़ना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ो। अरे ये बहुत बेसिक चीज है भाई। और ये तुमने एसएचएम पढ़ लिया ना यार, तुमने एसएचएम पढ़ा है ना, फिर तुम्हें ये हो ही नहीं सकता कि ना आता हो। यार तुम मुझे मतलब डराओ मत यार। हाँ तुम मुझे डरा रहे हो, मेरे को डर लग रहा है तुम्हारे लिए। तुम क्या कर रहे हो? तुमने एसएचएम नहीं पढ़ा क्या? अरे ऑनलाइन ही सही यार, ठीक है। क्या ऑनलाइन ऑनलाइन का टैग लगा लिया, क्या ऑनलाइन पढ़ा है जो नहीं आया? सर ने बताया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। वहां पे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी तो बहुत कम आया था। और वहां पे डिफरेंशिएशन भी करते थे, क्योंकि अपन एक्सेलेशन निकालते थे तभी डिफरेंशिएशन होता था। आपको तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन मिलता था वहां पे, उससे वेलोसिटी भी निकालनी होती थी, एक्सेलरेशन भी निकालना होता था, एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट भी निकालना होता था। तो आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो कर चुके हो पहले इसका, तो ये मालूम होना चाहिए अपने को कि कॉस ओमेगा टी का क्या होता है, साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। मतलब ऐसा याद रखो कि इंटीग्रेशन में तो ओमेगा डिवाइड में चल जाता है और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, अब बता यहां पर ओमेगा की जगह क्या है? 2 है। क्या है बोलो? 2। तो अब तो हो जाएगा। चलो करो तो कॉस ओमेगा, कॉस 2 थीटा की जगह साइन 2 थीटा बाय 2। अब तो सही है। लिमिट बोलो 0 से पाई। चलो लिमिट का वैल्यू रखो। तो क्यू नेट इज इक्वल टू बोलो क्या हुआ, लैम्डा नॉट आर बाय 2। लिमिट डालो भाई, थीटा की जगह क्या डालोगे? पाई। पाई। फिर ये साइन 2 पाई बाय 2, और 0 डालने का तो मतलब ही नहीं। साइन 2 पाई कितना होता है? 360। 360 पे साइन का वैल्यू कितना? 0। ऐसे याद रखो ना, ये भी मैं ही बताऊं क्या यार? ये भी मैं बताऊंगा तुम्हें यार। तो बताओ क्यू नेट कितना आएगा? लेमडा नॉट पाई आर बाय 2। ठीक है। अच्छा वो मैंने कॉस स्क्वायर का करा दिया, नहीं तो मुझे लगा था आता होगा तुम्हें, ये नहीं कराना चाहिए था मुझे, ऐसा लग रहा था पहले मुझे। लेकिन अच्छा वो मैंने बता दिया, मुझे भी तो पता चला कि तुम्हें क्या आता है और तुम्हें भी पता चला कि तुम्हें क्या आता है। सिंपल फंक्शन होता तो बहुत आसान हो जाता ये। अगर सोच सिर्फ कॉस होता है यहाँ पे, तो सीधा इंटीग्रेशन होके क्या हो जाता? साइन। लिमिट रख के तुरंत आंसर आ जाता। लेकिन कॉस स्क्वायर है, इसलिए चीजें थोड़ी सी अलग है। ठीक है, नोट करो। भयानक लेवल हो तुम्हारा, भयानक। जिसको भी अभी अभी ये रियलाइज हुआ है कि उसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं मालूम थे ये सारे, तो वो प्लीज घर जाके पढ़े बेसिक मैथमेटिक्स। जिसको रियलाइज हुआ है और जिसको लगता है कि उसे आता है, तो वही मान के रहे कि उसे आता है। तुम्हें टेंशन नहीं होती यार? मुझे बहुत टेंशन होती है तुम्हारी। मुझे रात को नींद नहीं आती, बोले इनका क्या होगा। हाँ, जब तक तुम लोग यहाँ से सिलेक्ट होके नहीं निकल जाओगे, जब तक हम लोगों की नींद उड़ी हुई रहती है। कोई सेडेटिव बता दे जिससे मैं सो जाऊं। हाँ? तो परमानेंट सुलाने की फिर आंख में, नालायक। तो पता भी है हाँ? अच्छा अभी आया है क्या सिलेबस में ये? कल ही बताया गया है। और ये बताया होगा कैसे मिलता है दुकानों पे। हाँ, आधे डॉक्टर तो बन ही चुके हो तुम लोग। चलो हो गया।
फटाफट नोट करो भाई, फटाफट नोट करो। अगला, जल्दी से नोट करो। अच्छा सोचो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर नहीं होता, साइन स्क्वायर होता तो? फिर साइन के फंक्शन में इसका क्या फॉर्मूला होता है बताओ? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर उससे कन्वर्ट कर लेते हैं। याद रखो, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है? हमेशा पहले उन्हें कन्वर्ट करना होता है और फिर उसके इंटीग्रेशन होते हैं। आप लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, मॉड्यूल 5 में आएगा, जिसे एसी कहा जाता है, ठीक है ना? तो एसी के चैप्टर में ऐसे ही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बार बार रिपीटेडली आप लोगों के सामने आएंगे। तो वहां तक पहुंचने से पहले भी आपके सामने 2-3 बार तो आ ही जाएगा। तो इस चीज को हम समझ ले जितना बेहतर, जितना अच्छे से, एसी का चैप्टर और स्मूथ हो जाएगा अपने लिए, ठीक है जी? इसलिए इसे घर जाके आप प्रैक्टिस जरूर करें जो आज पढ़ाया है। ये सारे सवाल मैं आप ही लोगों के लिए करा रहा हूँ, अदरवाइज इनका कोई ऐसा कोई वो नहीं है पर्पज। मैं चाहूँ तो आप लोगों को साइन और कॉस के सिंपल क्वेश्चन भी करा सकता हूँ, लेकिन बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको आना चाहिए, इसलिए मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। ओके, आगे बढ़े। लिखो अगला सवाल, लिखो। A disk of radius capital R, a disk of radius capital R, a disk of radius capital R is charged. A disk of radius capital R is charged by charge density. A disk of radius capital R is charged by charge density. Sigma is equal to, charge density sigma is equal to sigma naught small r. Sigma is equal to sigma naught small r. लिखा? सिग्मा का फंक्शन क्या दिया मैंने? सिग्मा नॉट स्मॉल आर, वेयर सिग्मा नॉट इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट. सिग्मा नॉट इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट एंड स्मॉल आर क्या है? यहां पे लिखो स्मॉल आर के बारे में. स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. Small r is what? Distance from center. Then find net charge. Then find net charge on disk. Then find net charge on disk. अब ये लास्ट जो मैं बताऊंगा उसके बाद वाला तुम्हें करना है, ठीक है? तो समझ लो क्या कर रहा हूं मैं. एक डिस्क मैंने आप लोगों के सामने दिखाई है, थिन है ये. क्या है बोलो? थिन. जैसे ये प्लेट है ना, बिल्कुल ये प्लेट दिखा रहा हूं मैं, बिल्कुल ऐसे डिस्क की बात चल रही है. ओके, आपको कहा गया है कि इसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसको आपने चार्ज किया है. चार्ज डेंसिटी का फंक्शन क्या दिया बोलो? सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्मॉल आर. सिग्मा नॉट क्या है? एक पॉजिटिव कांस्टेंट. और आर कहां से मेजर किया गया है? सेंटर से. अब इसका टॉप व्यू दिखाऊं तो टॉप व्यू में क्या ये सर्किल जैसा दिखाई देगा? तो चलो मैंने एक सर्किल दिखाया, इसकी रेडियस कितनी दिखा दी? कैपिटल आर. अब जरा सोचो, अगर मैं स्मॉल आर का वैल्यू 0 रखूं, मतलब कहां पर आ जाऊं मैं? सेंटर पे. तो सिग्मा कितना आएगा? 0. मतलब सेंटर पे कोई भी चार्ज नहीं है.
जैसे जैसे मैं सेंटर से आगे बढ़ता जाऊंगा क्या सिग्मा का वैल्यू बढ़ता जाएगा? सबसे ज्यादा चार्ज कहां दिखाई देगा? सबसे आउटर सर्फेस। बोलो क्लियर है? तो सिग्मा यूनिफॉर्म हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म? इतना तो तय है। अब बता सिग्मा का वेरिएशन किसके साइड किसके साथ हो रहा है? एक्स के साथ, आर के साथ या थीटा के साथ? तो तू एलिमेंट कैसे मानेगा? आर पे जाके डी आर का याद है कुछ? क्या बोलू बोल में? आर पे जाके मैंने क्या एलिमेंट माना? एक डी आर का। बोलो सही है? तो ये देखिए एलिमेंट मैंने आप लोग को यहां पे दिखा दिया। दिस इज द एलिमेंट। ओके, तो इसकी थिकनेस कितनी है? बोलो डी आर। अब इसका जो चार्ज है वो क्या होता है? डी क्यू। अरे क्या होता है बोल? डी क्यू। तो बता डी क्यू बराबर क्या लिखेगा? सिग्मा डी ए। ये लिखेगा। सिग्मा का वैल्यू पुट कर, सिग्मा नॉट आर एंड डी ए। डी ए क्या होता है? एरिया किसका? एलिमेंट का। एलिमेंट के शेडेड से दिखाया गया है। तुझे इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेगा? देखिए ट्रिक बताता हूं, समझ। एक काम कर, इसको काट के बाहर निकाल ले। निकाल लिया और उसे बीच में से कट कर दे और फैला दे सीधा। तो कट करके जब तू उसे सीधा फैला देगा तो क्या वो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगा? मैंने इस वाले हिस्से को ये दिखा दिया। ऐसे देखिए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन गया। बोल बन गया कि नहीं बन गया? इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की ये डायमेंशन कितनी है? डी आर। नहीं आया? आया। और ये लंबाई कितनी है? 2 पाई आर। आया क्या? स्ट्रिप को निकाल, काट दे और सीधा फैला दे। तो क्या ये सीधी हो गई? इसे एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालता है तू? रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालता है? तो 2 पाई आर डी आर। 2 पाई आर डी आर। बोल आया? ये वो तरीका है जिससे आप इसका एलिमेंट का एरिया निकाल सकते थे। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका और सुनो। दूसरा तरीका सोच, ये जो सर्किल बना, ये जो सर्किल बना बना पता है सर्किल की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। तो इस सर्किल का एरिया कितना है? 2, सॉरी हाँ हाँ बोल एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सही है। इसका डिफरेंशिएशन कर दे विद रेस्पेक्ट टू आर। कर दे। तो बता पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। तो यहां से भी डी ए बराबर कितना मिलेगा? 2 पाई आर डी आर। तो ये एक और तरीका है डीए निकालने का। आया? आपको जैसे भी सही लगे आप दोनों तरह से निकाल सकते हो। अब यहां वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल ले। तो डी क्यू बराबर सिग्मा नॉट आर 2 पाई आर डी आर। अब बता इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या चीज बाहर ले लूं? 2 पाई सिग्मा नॉट बाहर ले ले। तो क्यू नेट इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा नॉट। अगर बाहर आ गया इंटीग्रेशन में क्या आ गया? आर स्क्वायर डी आर। लिमिट बोलो। 0 से स्मॉल आर है कैपिटल आर? कैपिटल आर। सही है क्या? आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाय 3। तो क्यू नेट इज इक्वल टू बोलो 2 पाई सिग्मा नॉट आर क्यूब बाय 3। लिमिट रखने के बाद भी यही आ रहा होगा। सही है क्या? पक्का? दिस विल बी द आंसर। इसके बाद वाला सवाल तुम्ही को करना है, फटाफट नोट करो। समझ में आया नहीं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कैसे निकाला था मैंने?
हाँ हो गया। लिखवाऊं लास्ट? वो वाला डायग्राम भी बनाओ भाई, ये वाला नहीं बनाया तुमने डायग्राम। लिखवाऊं बेटा? ए सॉलिड नया न्यूमेरिकल लिखवा रहा हूं। ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर of radius capital R, a solid non-conducting sphere of radius capital R is charged. A solid non-conducting sphere of radius capital R is charged by charge density. Is charged by charge density. Rho is equal to rho naught R. Charge density rho is equal to rho naught R, small r. Rho naught small r, where rho naught is positive constant. Rho naught is what? Positive constant. Rho naught is positive constant और वही r क्या है? Distance from center. Small r is the distance from center. Then find net charge on sphere. Net charge on sphere. कर सकते हो? करो फटाफट, अभी सबकी कॉपी में सॉल्यूशन होना चाहिए इसका, ठीक है? सीख गए हो करना क्या है, कैसे करना है, फटाफट करो। फंक्शन है रो इज इक्वल टू रो नॉट स्मॉल आर।
करो करो करो। क्या देखते हैं किया आप लोगों ने? ये स्फीयर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर। क्या इसमें जाके आर पे जाके डी आर का वो मानना पड़ेगा एलिमेंट? चलो मान लिया। इसका क्या वॉल्यूम निकालना पड़ेगा? अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, तो dv बाई डी आर। ऐसे करना पड़ेगा ना, जैसे अभी a लिख के फिर डी बाई डी आर किया था, तो dv लिख के dv बाय डी आर करो, इसका डिफरेंशिएशन करो। 4/3 पाई 3r², सही है। 3 से 3 गया तो dv बराबर कितना आया? 4πr² क्या यही तरीका है वॉल्यूम निकालने का? एलिमेंट का वॉल्यूम आ गया तेरे पास में। अब बता डी क्यू बराबर क्या लिखेगा तू? रो डीवी। वैल्यू पुट कर। रो का वैल्यू रो नॉट आर, डीवी का वैल्यू 4πr²dr। नेट निकालने के लिए क्या करेगा? इंटीग्रेशन करेगा, क्या बाहर ले लेगा? 4π ρ0 बाहर आ गया, और कुछ अंदर क्या रहेगा? r³ dr। लिमिट बोल, 0 से कैपिटल आर। सही कर रहा हूं मैं? अच्छा, तो 4π बाहर है, ρ0 बाहर है, बता r³ का कितना होगा? r की पावर 4/4, लिमिट 0 से r। यार बोलो ना, क्या 4 से 4 गया? आंसर बोल फाइनल। क्यू नेट इज इक्वल टू ρ0 पाई r⁴। कितने लोग का आंसर मैच किया? गुड, नोट करो। ऑनलाइन में कितने का नोट किया भाई? सॉरी, कितने का मैच हो गया? गुड। हो गया? तो देखिए अपन ने हर वैरायटी का सवाल कर लिया जिससे कि अपन ये पता लगा सकते हैं कि चार्ज कैसे होता है। बोलो क्लियर है? अब हम गॉस लॉ के लास्ट हिस्से पे चल रहे हैं, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, इसे नोट करो और फिर अगली हेडिंग लिखना एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। लिखवाओ बेटा, चलिए सुनिए। देखिए गॉस लॉ के दो यूज होते हैं, एक तो फ्लक्स निकालना और एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। क्या फ्लक्स निकालने के बहुत सारे इक्वेशन अपन ने कर लिए हैं? आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा कि फ्लक्स निकाला कैसे जाता है। ठीक है, अब जो सेकंड एप्लीकेशन बची है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कुछ प्री डिफाइंड स्टेप्स हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स का पार्ट है ये। किसका पार्ट है ये? बोर्ड्स का। तो स्टेप्स क्या है वो मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, फिर आपको डेरिवेशंस में कराऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू अप्लाई गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अगर वो नोट कर लिया हो तो ये लिखो, और फिर मैं स्टेप्स लिखवाता हूं। फटाफट से लिख लो ये, पहले ये नोट कर लो, उसके बाद वो लिखो, फिर स्टेप्स लिखते हैं।
फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ a Gaussian, draw a symmetric Gaussian surface. Draw a symmetric Gaussian surface. Draw a symmetric Gaussian surface. ब्रैकेट में लिखना। जब हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो दो बातें दिमाग में रखनी होती है कि जिस चार्ज को हम एनक्लोज कर रहे हैं वो उसके सेंटर पर आए और जिस पॉइंट पर फील्ड निकाल रहे हैं वो सरफेस पर आए। ठीक है, तो इस बात को लिख लो। हाँ, ब्रैकेट में लिखो चार्ज एनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस के सेंटर पर होना चाहिए। चार्ज एनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस के सेंटर पर होना चाहिए। चार्ज एनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस के सेंटर पर होना चाहिए। एंड पॉइंट पी यहां पर कौन सा पॉइंट, जिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, ठीक है ना। पॉइंट पी गॉसियन सरफेस की बॉर्डर पर होना चाहिए। पॉइंट पी गॉसियन सरफेस की बॉर्डर पर होना चाहिए। ठीक है, गॉसियन सरफेस की बॉर्डर पर होना चाहिए। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, फाइंड चार्ज एनक्लोज्ड। Find charge enclosed. Find charge enclosed. Charge enclosed. पक्का? थर्ड लिखो, apply Gauss law. Apply Gauss law. And what is the Gauss law? Integration E dot dA is equal to what? Q enclosed by epsilon naught. एक टेबल बना लो ये, कुछ पहले से ही फिक्स गॉसियन सरफेस की शेप है जो आपको हमेशा यूज करनी है, वो मैं यहां लिख रहा हूं अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे कि अगर आपको पॉइंट चार्ज दिया जाए या फिर आपको दे दिया जाए चार्ज स्फीयर, क्या दे दिया जाए बोलो? चार्ज स्फीयर, चाहे सॉलिड हो या हॉलो हो, उसका गॉसियन सरफेस हमेशा क्या होगा? स्फीयर। इसी तरह से अगर आपको चार्ज वायर दे दिया जाए या चार्ज सिलेंडर दे दिया जाए, दोनों का गॉसियन सरफेस होगा सिलेंडर। क्या होगा बोलो? सिलेंडर। एंड अगर आपको चार्ज्ड शीट दे दी जाए या प्लेट दे दी जाए, इसका गॉसियन सरफेस होगा सिलेंडर या क्यूब। ठीक है, ये लिखो, फिर मैं आपको एक एप्लीकेशन करके दिखाता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। क्या फोर्थ स्टेप तो मैंने लिखवा ही नहीं। नहीं, 3 ही है। हाँ हाँ हाँ, लास्ट यही है। बोर्ड्स में डेरिवेशन आएगी, ठीक है ना, तो डेरिवेशन तो आपको मैं सिखाता हूं कैसे की जाती है। पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस क्या बनेगा? स्फीयर। आवाज दी, पॉइंट चार्ज का, स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का भी स्फीयर, हॉलो स्फीयर का भी, कंडक्टिंग का भी स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग का भी, सिलेंडर का, सिलेंडर, वायर का, शीट का सिलेंडर और प्लेट का भी सिलेंडर। पक्का? सिलेंडर बना दो, क्यूब बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, यहां तक लिख लिया? चलो एक एप्लीकेशन करते हैं, आज इतना टाइम बचेगा हमारे पास में एक एप्लीकेशन का, ठीक है ना, बाकी के कल से चालू करेंगे, मतलब मंडे से। ओके, कल टेस्ट थोड़ी है भाई। कौन सा? बर्न? अच्छा अच्छा,
बर्न टेस्ट होगा तो उसमें नर्चर का आ रहा है सिलेबस? एक घंटे का है, उसे बर्न कहते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट है, सही है। पहले एक बर्न टेस्ट भी तो होता तुम्हारा, बर्न भी तो हुआ था। अभी भी होता है क्या वो? अब आएगा, अब आएगा वो, इसके बाद आएगा, माइनर के बाद आएगा शायद बर्न। बर्न भी शायद 1 घंटे का ही होता है, आई थिंक 1.5 घंटे का। ओके, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं? और कल वाले में 60 मिनट का होगा वो, और 60 क्वेश्चंस आएंगे, तो फिर बायो से कितने आएंगे? 30। चलो बढ़िया है, जो भी है अच्छी बात है, जितने ज्यादा पेपर दोगे उतना अच्छा है, ठीक है ना। पहले ऐसे पेपर हुआ ही नहीं करते थे, आजकल होने लगे। आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी बन जाएगी, ठीक है ना। ऑनलाइन है क्या पेपर? धत तेरी तो, ऑनलाइन वाला तो आप मोबाइल खोल के कर दोगे पूरा साफ उसको तुम। रिजल्ट भी नहीं आता, फिर पेपर किस बात का? चलो अच्छी बात है, चलो दो पेपर तो दो। चलो चलो लिखो, फर्स्ट एप्लीकेशन लिखो। नहीं नहीं, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ही चल रही है अभी तक, तो प्रोसेस लिखाया है, अब एप्लीकेशन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमको इसका रिजल्ट तो पता है, आंसर क्या आएगा। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है ना अपने को, के क्यू बाय, लेकिन वो कुलाम ने बताया था, आज उसे कौन बताएगा? गॉस। अब एक्चुअली ये प्रैक्टिस टाइप है, इसमें आप समझो कि कैसे करते हैं, तो प्लीज सुनना ध्यान से, ठीक है ना। सामने शांति से देखो भाई, ये बोर्ड्स के लिए है, मार्क कर लेना बोर्ड्स, ठीक है। हाँ, अब सामने देखो, आपसे कहा गया कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है जिससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, और आपको उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब वो पॉइंट पी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो मैंने इस तरफ मान लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी और गॉस लॉ की मदद से निकालनी है, तो हमें स्टेप्स पता है। सबसे पहली स्टेप क्या थी, पढ़ के बताओ। ड्रॉ ए सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस। क्या ये पॉइंट चार्ज है? पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस क्या बनेगा? स्फीयर। अब गॉसियन सरफेस बनाने के दौरान दो बातें याद रखनी होती, मैंने लिखवाई थी वो, देखो जरा ब्रैकेट में क्या लिखवाया था। चार्ज को कहां होना चाहिए? सेंटर पे। और पॉइंट को कहां होना चाहिए? सरफेस पर। तो ऐसा अगर मैं स्फीयर बनाऊंगा तो स्फीयर की रेडियस कितनी रखूं? आर। आर रेडियस का स्फीयर बना दूं क्या? चलो, तो आर रेडियस का मैंने एक स्फीयर बनाया। क्या स्फीयर ऐसा दिखाई देगा बेटा? तो चलो, ये क्या बन गया? एक स्फीयर। तो फर्स्ट आपकी स्टेप कंप्लीट हो गई, गॉसियन सरफेस आपने बना दिया स्फीयर, और स्फीयर के सेंटर पे किसे लेकर आ गए? चार्ज को। कोई समस्या है? दूसरी स्टेप पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। चार्ज एनक्लोज, बता कितना चार्ज एनक्लोज है? प्लस क्यू की माइनस क्यू? तीसरे स्टेप, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या? इंटीग्रेशन ई डॉट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय ई डॉट डी को ओपन करने पर क्या? ई डी ए कॉस थीटा आएगा, तो ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? ई और डी ए। डी ए क्या है? एरिया किसका? एलिमेंट का। डी ए क्या है? एरिया ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट माने एक, देख एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, इसका एरिया वेक्टर किधर दिखाएगा? अंदर या बाहर? बाहर। क्या ये डी ए वेक्टर होगा? इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अवे या टूवर्ड्स? अवे या टूवर्ड्स? क्या ई और डी ए के बीच का एंगल 0 है? तो बता cos 0 कितना? cos 0 1 तो हो गया, तो क्या बचा? ई डी ए। अब ई अगर कांस्टेंट हुआ तो बाहर आ जाएगा। चल चेक करते हैं कि क्या यहां पर ई कांस्टेंट है या नहीं है। ई कहां चेक कर रहा है तू? सरफेस पे। जरा देख के बता, ये हर जगह यहां से कितनी दूरी पर है? आर 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 आर, हर जगह। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसा होगा? सेम, क्योंकि ई आर के साथ चेंज होता है। तो बता, ई कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट है, तो ई को बाहर निकाल लूं मैं?
अंदर क्या बचा, dA, सामने क्या आ जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है क्या? इंटीग्रेशन dA क्या देता है, किसका एरिया, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। यहां पे इवेंचुअली गॉसियन सरफेस क्या है, स्फीयर, स्फीयर का एरिया, आवाज नहीं आई, 4 पाई इज इक्वल टू क्यू बाय, क्या ही नीचे आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सही है क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बता E बराबर क्या आया, के क्यू बाय, क्या ये रिजल्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये रिजल्ट किसने दिया था, कुलाम्स ने, तो क्या ये कुलाम्स लॉ है, तो आज तूने कौन सा लॉ बना दिया, कुलाम्स लॉ, किसकी मदद से, और पहले कुलाम्स लॉ की मदद से क्या बनाया था, याद है कुछ, तो यहां पर एक्चुअली इट इज अ डेरिवेशन ऑफ कुलाम्स लॉ बाय यूजिंग, तो वहां लिख लो, हेडिंग के साथ ही लिख लो, डेरिवेशन ऑफ कुलाम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ, डेरिवेशन ऑफ कुलाम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ। It is what, derivation of Coulomb's law by using Gauss law. लिखा? अच्छा अब चल, मैंने जो गॉस लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए थे ना, वहां पहुंच, फटाफट निकाल गॉस लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लास्ट वाला पॉइंट, पढ़ लिया क्या, वो मैंने तब समझाया नहीं था, आज समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। उसमें लिखा हुआ है गॉस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर, ठीक है, बट अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो आपको सिमेट्रिक सरफेस का प्रयोग करना चाहिए। सामने देखो अब क्या है उस पॉइंट का मतलब, क्या तूने यहाँ पे गॉस लॉ का एप्लीकेशन किया, बहुत अच्छी बात। क्या अब बताइए, अच्छा इस बताए स्फीयर से कितना फ्लक्स जा रहा है, बता बता बता, क्यू बाय, जा रहा है जा रहा, इससे कितना जा रहा है, तूने ये रिजल्ट किस बेसिस पे दिया, गॉस लॉ के बेसिस पे, अरे दिया, तो तूने गॉस लॉ यहां भी लगाया, यहां भी लगाया, यहां भी लगाया, इसमें क्या अंतर है, इसमें इसमें क्या अंतर है, चार्ज सेंटर पे नहीं है, ऑफ सेंटर हो गया, इसमें और इसमें क्या अंतर है, चार्ज सेंटर पे है लेकिन सरफेस सिमेट्रिक नहीं है, बोल मानता है, लेकिन तीनों में तूने क्या लगाया, गॉस लॉ, तो गॉस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर। फ्लक्स निकालना हो तो दुनिया की कोई सा भी सरफेस लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब मान ले मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सोच इस सवाल को मैं सॉल्व क्यों कर पाया, क्योंकि यहां पर ई क्या था, कांस्टेंट था, ई हर जगह क्या था, कांस्टेंट, तूने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, तेरा काम हो गया। लेकिन सोच क्या यहां पर हर जगह दूरी सेम है कि अलग अलग है, तो ई कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल, तो क्या तू इंटीग्रेशन से बाहर ले पाता, सॉल्व नहीं कर पाता तू, समझ रहा है। सिमिलरली यहां भी कोई दिक्कत है, हर जगह दूरी सेम है कि अलग अलग है, तो क्या ई कांस्टेंट है वेरिएबल, तो क्या तू उसे बाहर ले पाता क्या, तो सॉल्व कर पाता क्या। इसका मतलब तूने क्या सीखा कि गॉस लॉ लगा तो तू हर जगह सकता है, गॉस लॉ लगा तो तू हर जगह सकता है, लेकिन अगर सिमेट्रिसिटी नहीं बैठी तो ई फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। ई तभी फाइंड आउट हो सकता है जब सरफेस भी सिमेट्रिक हो और चार्ज भी सिमेट्रिक हो। अगर दोनों में से एक भी गड़बड़ हुआ, जैसे कि ये सरफेस सिमेट्रिक था बट चार्ज नहीं था, यहां पर सरफेस नहीं है बट चार्ज है, अरे बोलो मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। इस डेरिवेशन को कराने का सिर्फ एक पर्पस था, वो ये कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि थीटा कैसे सॉल्व होता है। अब इसके बाद जो भी एप्लीकेशन मैं आप लोग को बताऊंगा उसमें ये स्टेप्स मैं बार बार नहीं करूंगा बेटा, क्योंकि हम एक बार कर गए, सीख गए। आपको मैं जो टेबल बनवाई थी ना, उस टेबल का प्रयोग यही है कि उसमें जो भी गॉसियन सरफेस आप देखोगे ना बना के, हर बार थीटा कितना बैठेगा, 0, कितना बैठेगा 0। तो आपको बस मैं सिखाना चाह रहा हूं कि 0 हो जाएगा, इसलिए हम सीधे इस स्टेप से चालू करेंगे सवाल को आगे, क्लियर है। डेरिवेशन में ये 2 स्टेप्स हम बार बार अब नहीं लिखेंगे और बार बार मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि भैया यहाँ पे ई और डी के बीच का एंगल 0 होता है। इज इट क्लियर। बाकी ये रिजल्ट तो आप पहले से जानते थे, इसे कराने का और कोई सिग्निफिकेंस तो था नहीं, तो इसीलिए हमने सीखा कि कैसे अप्लाई करते हैं, बोलो आया। सो दिस इज अबाउट गॉस लॉ एप्लीकेशन। अगले लेक्चर में बाकी बच्चे एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, नोट कर लो इनको।
अब वो रेस के पहले 3 सवाल कर लेना, रेस 1 के 3 सवाल बाकी है ना, वो कर लेना, और कोई होमवर्क नहीं आज। चलिए बेटा, थैंक यू। आज होमवर्क नहीं है।